हेलो, गुड इवनिंग। अभी का जो वीडियो है वो बॉटनी है और ये एमआईसी है। बॉटनी एमआईसी के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो आप देखेंगे बॉटनी एमआईसी वो स्टूडेंट्स का होगा या तो जिसका जूलॉजी एमजेसी होगा या जिनका केमिस्ट्री एमजेसी होगा। मेजरली इसी स्टूडेंट्स का एमआईसी जो होगा वो बॉटनी होगा। ये माइनर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपको माइनर है, मतलब एमजेसी, एमआईसी और आईडीसी, तीन एग्ज़ाम्स आपको सब्जेक्ट रिलेटेड देने हैं। उसके बाद एईसी, सैक और वैक, तो तीन एग्ज़ाम और देने होते हैं। तो यूजी वंस जो अभी है 24-28 सेशन का, और उनका जिनका 25 में जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है अभी। एलएनएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं, एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम प्रोबेबली 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, उनके लिए ये गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लैरिफाई हो जाइए कि ये सबके लिए नहीं है। जो एलएनएमयू के स्टूडेंट हैं 24-28 सेशन के हैं और जिनका एमआईसी बॉटनी है, उनके लिए ये गेस्ट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए। हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो इस मतलब वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हैं, ये आपके हैंड क्या है। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो एलएनयू में है उसमें कुछ डेट्स आए हैं, जो मतलब आपको अगर कुछ रजिस्ट्रेशन में या कुछ एग्जामिनेशन पेपर में कुछ सुधार करना है तो 10/1/2025 तक आप इसको कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का प्रोबेबल डेट जो है वो दिया ही हुआ है कि 15/1 से आपका प्रोबेबल डेट है। आज एक इन्फॉर्मेशन आया है 7 तारीख को कि जिन बच्चों का एलएनयू में एडमिशन हो चुका है और जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है किसी भी वजह से, तो उनको आज और कल 2 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसका एक कॉपी आप अपने संबद्ध कॉलेज जो है उसमें आप जमा कर दीजिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जिनका छूट गया है गलती से, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं अपना, ठीक है, उनके लिए लास्ट चांस है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा के, ये लास्ट डेट इसका 8/1/2025 है, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो ये लास्ट मौका होगा, आई होप सो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन टाइप की तरफ। तो क्वेश्चन टाइप में इसका जो पैटर्न है वो एमजेसी की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। ये सेम है, जिस तरह से एमजेसी में आपको 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते थे तो 10 क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिलता था आपको, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव होंगे और इससे आपको 20 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि इसका जो शॉर्ट टाइप है वो भी 6 क्वेश्चंस का होगा शॉर्ट टाइप, और 6 क्वेश्चंस में आपको जो है वो 4 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, और 5 क्वेश्चन में लॉन्ग टाइप में 3 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में करना है, जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे। और ये 10 नंबर का ए पार्ट में ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ से भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा ये 70 मार्क्स जो आपको मिलेंगे एमजेसी से। ये थ्योरी का मार्क्स है, और 30 मार्क्स इसका आप इंटरनल का एग्ज़ाम दिए हैं उससे आपको मिलेगा, तो टोटल 100 हो गया। तो प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही है, मतलब 70 मार्क्स का आपको इंटरनल प्रैक्टिकल देना होगा, और 30 मार्क्स आप जो इंटरनल जो प्रैक्टिकल में मार्क्स आया है वो दिए होंगे, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न्स एक ही लाइन में समझ लीजिए कि एमजेसी का जो है वही एमआईसी का भी है। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट टाइप के मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं आपको भी अराउंड 5 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से आपको मतलब 5-6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपको भी आएंगे, और 4 का ही जवाब देना है।
ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टाइम है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के इस कुछ क्वेश्चंस को लिखा हूँ जो आने की प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा, आया या नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा है या जो पढ़ सकते हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप इस 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन सब नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है और होगा, और इसको आप और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इसका एक हो सकता है तो एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने का कहने का मतलब है आप खुद से लिख के 1-2 पेज में, हाँ, आपके पास जो है वो टाइमिंग लिमिटेड होता है, तो मैं तो बोलूँगा कि 4 क्वेश्चन है तो इसके लिए आप 1 घंटा ही रख सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इससे आगे वाला 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में 10 नंबर का लिखना है, तो उसके लिए आप अगर हाफ एन आवर रखते हैं तो 1.5 आवर तो आपको लॉन्ग टाइप लिखने में चला गया, और इसको लिखने के लिए आपको 1 घंटा मिला। ऑब्जेक्टिव 20 है तो 10 है तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप रखिए उसके लिए, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ओवरऑल टाइम जो है 10 मिनट ही बचता है, जो आपका कॉपी क्वेश्चन इधर उधर करने में चला जाएगा। तो आपका अगर टाइम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। मान लीजिए कि इसमें से आप एक ही क्वेश्चन को लिखे तो आपको एक ही क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स जो होता है उतना ही आएगा, इसलिए क्वेश्चंस जितने लिखने हैं आप टोटल लिखिए। क्वेश्चन हमेशा लिखते वक्त नीट एंड क्लीन लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 का ए लिख रहे हैं तो आप एकदम आराम से इसमें ऐसे करके लिखेंगे कि मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे आपके कॉपी, जैसे मान लीजिए कॉपी है आपका, तो कॉपी में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना कि हाँ हम ये थोड़ा सा चौथाई छोड़ दिए, तो यहाँ पे आप एकदम आराम से आंसर नंबर 2 का ए लिख रहे हैं आप, तो ऐसे करके एकदम क्लैरिटी के साथ लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया, आप आंसर नंबर 2 का बी लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 2 का बी लिखिए ऐसे करके। ठीक है, ये एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए ये टीचर को। इससे क्या होगा कि टीचर का क्लैरिटी अच्छा होगा तो हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो मार्क्स हैं उनको ईजी होता है पुटअप करने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ेंगे तो आपका दिक्कत होगा। तो आई होप सो आप इतना समझदार हैं कि ये सब कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको जैसे 1 लिखना है। ऑब्जेक्टिव में जैसे आप 1 लिखेंगे कि हमने 1 का, मान लीजिए कि 1 का लिया, तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आप लिखते हैं कि 1 का ए बनाया हमने, ए का ऑप्शन फर्स्ट सही है, तो इतना ही लिखिए। इससे आगे आप जाके मत लिखिए कि यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 1 के ऑप्शन में, उसको भी लिख रहे हैं, इससे टाइम किलिंग होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका आंसर 2 का बी का 3 आना है तो ऐसे लिखिए, बी का 3 आएगा बस, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। सी का 4 आएगा तो सी का 4 लिख दीजिए ऐसे, बस इतना ही। उसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ऑप्शंस में 4 में वो मत लिखिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये सब में आप अपना टाइम मत जाया कीजिए, और जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी आता है उससे रिलेटेड, अगर आपको नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो आप जानते होंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, वो आप लिखिए। ठीक है, छोड़ के मत आइए कोई क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ उसके विषय में लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बस यही ऑप्शंस है कि ए का 1 होता है तो 1 ही डालना है आपको, सेकंड डालेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में एक फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने मन से कुछ उसके बारे में इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बाद वो टीचर पे डिपेंड करता है कि हाँ वो इनिशिएशन उनको कितना अच्छा लगा इस आंसर के अगेंस्ट में। लेकिन आप क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। छोड़ के आने से क्या होता है कि आपने टीचर का हैंड ही बंद कर दिया, वो चाह के भी आपको मार्क्स नहीं दे सकता। कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देना चाहता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका मार्क्स काट ले। आप अच्छे से लिखेंगे आपको और अच्छा मार्क्स देंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे तो उसका मार्क्स नहीं देंगे वो, सिंपल सी बात है। तो आप सबसे पहले तो ये गांठ बांध लीजिए, कितना भी कम टाइम रहे अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर पुट कीजिए। क्लियर है? चलिए हम 1 बाय 1 आते हैं। उसके बाद आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो पहला है, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। अब बोलेंगे वायरस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा सर? हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है व्हाट इज द पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है,
नहीं, अब बोलेगा वायरस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अब इसका इकोनॉमी से रिलेशन है। एक कोरोना वायरस है, देखिए कितने सारे प्लांट खुल गए, कितने सारे हॉस्पिटल खुल गए, कितना मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन बढ़ गया, सब में आदमी लगा, कितने सारे डॉक्टर्स चाहिए था, बहुत आदमी को रोज़गार मिल गया, बहुत का खाना चलता है। आज के डेट में भी बहुत सारे स्टाफ्स उसके अंदर में रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो ए लॉट ऑफ एक बहुत सारी कंपनी हैं जो दवाई बनाती है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उस पे काम किए, सबको काम मिला। नहीं, तो एक लॉट ऑफ इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस का ये मतलब नहीं है कि ओनली पॉजिटिव, ठीक है। उसके पॉजिटिव पहलू भी हो सकते हैं, निगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन सबको मिला के वो इकोनॉमी को कैसे मतलब ये कर रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये वर्ड में कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं कि लाभ हुआ। नहीं, लाभ नहीं सोचना है, उससे समाज, जैसे मच्छर ही है, कितना इकोनॉमिक है, कितने सारे मॉर्टिन या गुड नाइट, ये सब कंपनी चलती है, कितने आदमी को रोज़गार है। नहीं, कितना बीमारी कॉज करता है, कितने डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लैब हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। नहीं, ये लॉट ऑफ रोज़गार भी है, एक मच्छर आपको कितना रोज़गार दे के जा रहा है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझ गया, सॉरी, ये क्लियर हो गया। ये इसका एक चार्ट बनाएंगे, कैसे बनाना है पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अलगा। अलगा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइप में हम आपको बता रहे हैं कि एक शॉर्ट टाइप में आप बोलेंगे शॉर्ट टाइप में कितना लिखे सर, तो आपके पास 15 मिनट ही है। अब ये मत सोचिए कि हम पूरा सब कुछ, आप जितना जानते हैं शायद उतना भी नहीं लिख पाए। 15 मिनट में अपने आप को क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना है। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, पढ़ते हैं सर, लिखते हैं, मार्क्स ही नहीं आता। नहीं, उसके पीछे का रीज़न है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पॉइंट के तहत आपने कितना क्लैरिटी से आंसर दिया है, इसको चाहता है कौन, आपका एग्जामिनर, आपकी कॉपी में वो चीज़ देखना चाहता है। तो आप वो, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब कुछ ऐसा फीचर दीजिए जो अलगी में है और कहीं नहीं है। नहीं, अलगी के पास ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, फाइलम है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसमें भी है, जैसे कितने अलगी हैं, उसका अपना एक पिगमेंट है। नहीं, किसी में ये फाइकोबिलिन्स होता है, इर्थ्रो रेड अलगा में होता है। तो सबका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। कोई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सारे अलगा हैं जो ये कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। नहीं, कुछ इसका बेनिफिट, स्पाइरोगैरा भी है जो हाईएस्ट प्रोटीन देता है। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, आप इसको कलेक्ट करके इसका एक अच्छा से नोट्स बनाइए और इसको लिखेंगे। उसके बाद होता है एफिनिटी ऑफ नॉस्टॉक। नहीं, अब नॉस्टॉक अलगी में ही आता है, इसके बारे में आप कुछ लिखेंगे। इकिनाइट्स, ये भी अलगा का ही क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट, खास करके आप डिफरेंट क्लास, मतलब आप जब फाइलम पढ़े होंगे तो अलगा का शेप, क्लोरोप्लास्ट का शेप बदलता है अलगी में, एक अलगी से दूसरे अलगी में। किसी का मतलब कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट होता है, तो किसी का सॉसेज सेप्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर भी होगा, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स है, तो इसको आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, फंक्शंस भी बता सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। ये सब बता सकते हैं आप जो अपने, लेकिन ओनली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आप कितना डिमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। तो एक घड़ी जरूर पहन के जाएं एग्जामिनेशन में, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पा रहे हैं। नहीं, कभी कभी स्टूडेंट लिखने में पता ही नहीं चलता, या आपके वहाँ पे वॉल क्लॉक नहीं हुआ वहाँ पे, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये एक क्लॉक जरूर पहन के जाएं। और एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, हर एक कोई भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो उसमें एक खास करके लिखा हुआ है कि नो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर अलाउड। तो आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मत ले जाइए। बोलेंगे सर मोबाइल इतना दूर से जाते हैं, आप कहीं बाहर में रख लीजिए, या अगर एग्जामिनेशन में कोई रखने का प्रावधान है तो वहाँ पर रखिए, ठीक है। चोरी उरी करने का बिल्कुल मत सोचिए, ये कैरेक्टर को ख़राब कर देगा आपका, ठीक है। अच्छे से लिखिए, मन से लिखिए। अब कौन क्या करता है उस पर भी ध्यान नहीं देना। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा, आप पढ़िए। सही रास्ते में थोड़ा कठिनाई है, लेकिन इससे आपकी ही नॉलेज की क्षमता बढ़ेगी। तो बोलेंगे सर ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, लेकिन आप मतलब टैलेंट इससे बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। टैलेंट बिल्डअप करने के लिए शुरू से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको ईच एंड एवरी चीज़ बुक्स से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा।
हाँ, ये पढ़ लेने से हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, लेकिन टैलेंट बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, आपको टैलेंट बिल्डअप करना है तो आप कीजिए। 6 महीना जो आपके पास टाइम मिलता है उसमें आप बुक्स पढ़िए। उसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, सॉफ्ट कॉपी बुक चाहिए या कुछ बुक्स ऐसा चाहिए, वो मैं प्रोवाइड भी करता हूँ आपको, और जिनको चाहिए वो बोलेंगे, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी बुक्स, आपको इतना सारा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया हूँ, लिंक दिया हूँ कि आप देख के उसको पढ़ सकते हैं। या आपको जब भी लगे कि कुछ पढ़ने के लिए मेरे पास नहीं है, सॉफ्ट कॉपी कुछ चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अलगा। ठीक है, कि इसमें जितने क्लास हैं, नहीं, अलगा के डिफरेंट क्लास हैं। डायटम्स भी एक क्लास में है, जैसे रेड अलगा अलग है, ब्राउन अलगा अलग है, नहीं, तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं अलगे के। उसके बारे में आप पूरा डिटेल से एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं कि हाँ, उसमें आप क्या उसका हर एक अलगा का क्लासिफिकेशन जो है वो जैसे पिगमेंट बेसिस पे है तो पिगमेंट है, जैसे एक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए है वो सब में है, कॉमन टू ऑल, हर एक फाइलम में। तो मतलब उसमें भी आप देख सकते हैं कि हाँ, किस अलगा में कौन सा है। तो ए जैसे कॉमन है तो सब में लिखिए, नहीं, और किसी किसी में कुछ कुछ स्पेशल है, नहीं, तो जैसे फाइकोविलिन्स कहीं पे है पिगमेंट में। ठीक है, ये रेड अलगा में एक स्पेशल पिगमेंट है, नहीं, तो वो सब आप चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप सो आप ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किस टाइप से नोट्स बनाना है। ठीक है, और आप पढ़े हुए होंगे, आई होप सो आप पढ़े हुए होंगे। हाँ, बस आपको एक वन साइड व्यूज़ देना है इसको, कि अच्छे से इसको एग्जामिनेशन तक तैयार करके जाएंगे। आपके पास टाइम भी है अभी, एकदम लास्ट मोमेंट में मैं देता ही हूँ, इसीलिए कि आप पढ़िए अच्छे से, इस पर डिपेंड मत रहिए। हाँ, एग्ज़ाम में जाइए तो इतना करके जाइए, आई होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। नहीं, मेरा ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और ये हमेशा याद रखिए, दिस इज़ द गेस क्वेश्चन, नॉट द क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस गेस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन मिले आपको। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आप ये भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको लेके रखिए और इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग टाइप में। लॉन्ग टाइप में आपको जैसे पता है कि 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, नहीं, तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम टाइम आपको एक क्वेश्चन पे हाफ एन आवर ही देना है। और हाफ एन आवर में आपको हर एक क्वेश्चन में फिगर ऐड करना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन में अगर आप फिगर ऐड नहीं करेंगे तो एक निगेटिविटी होती है, तो इसलिए आप फिगर ऐड करने का कोशिश करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत तरीके से दिए गए हैं, और आई होप सो इसमें से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही 100%। ठीक है, लेकिन वो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके सामने में होगा। एक प्रोबेबिलिटी हमने लगाया कि इसमें 3 क्वेश्चन 100% मिलना चाहिए। ठीक है, आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन इतना जरूर पढ़ के जाइए। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है इस पर कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो ये जैसे लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करके साइकिल अपने रिप्रोडक्शन साइकिल को बढ़ाता है। वो 2 टाइप से होता है, लैक्टिक और लाइसोजेनिक। तो आपको मैंने लाइसोजेनिक साइकिल दिया है। लाइसोजेनिक साइकिल में जनरली वो बैक्टीरियल सिस्टम को इन्वॉल्व करके अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और बैक्टीरिया को किल नहीं करके वहाँ से निकल लेता है। ठीक है, तो एक अटैक किया, 25, 50, 100 बिलियंस निकला, नहीं, लेकिन बैक्टीरिया जिंदा रहता है। तो ये हुआ। और लाइटिक साइकिल में उसको बैक्टीरिया को रप्चर्ड करा देता है। ये डिफरेंस है, अब पढ़ेंगे आ जाएगा, कोशिश करेंगे। और ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, अगर मुझे मौका लगा एग्ज़ाम से पहले तो मैं ये पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद लेकिन आप तैयारी कीजिए, मुझे मतलब आप तैयारी कीजिए। मैं जहाँ तक हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है फिर, तो मैं कितना बिज़ी रहूँगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बिज़ी रह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्रिफिथ इफेक्ट, नहीं, आप पढ़े होंगे 12 में ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके लिए इजी होगा। और जो नहीं भी पढ़े हैं, ये मैंने पढ़ाया है अच्छे से, आप मेरे से नोट्स मांग लेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, वैसे भी आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जाएंगे हमारे प्ले लिस्ट में, तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हुआ है ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हैं। और इसमें भी है। ठीक है, ये MIC का जो ये है बॉटनी MIC का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसका बेसिक्स देख सकते हैं। और इसको आप अच्छे से एक रेडी कीजिए, एक नोट्स को रेडी कीजिए जो आपका लिखा होगा, तो आपको इजी वे में प्रेजेंटेशन देने में अच्छा होगा। उसका थर्ड क्वेश्चन गेसिंग है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है,
बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और वायरस का एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा टेल का नंबर भी फिक्स होता है, इसलिए अपने मन से टेल कितना होता है वो मत बनाइए। अब देख लीजिए फिगर में जितना बना हुआ है उतना ही बनाइए। वो नंबर ऑफ टेल्स भी पूछता है कि नंबर ऑफ टेल्स कितने होते हैं ऑब्जेक्टिव में। और डिस्क्राइब, इसीलिए इसका पूरा डिटेल्स हो, अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर बनाइए, जो छोटा सा छोटा चीज़ है उसको आप दिखा सकते हैं, उसका क्या फंक्शन है, किस टाइप से ये यूज़ होता है वो, और ये इतना स्ट्रक्चर बना के, और ये हर एक के बारे में क्या क्या, जैसे टेल है वो अटैचमेंट में काम करता है, वो उसका जो ये बैक्टीरियोफाज जो है वो डीएनए वायरस है, तो डीएनए जो है वो कैसे इसका मतलब डिफरेंट मोड में यूज़ होता है, रेप्लिकेशन में यूज़ होता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें कैसे होता है, वो सारा चीज़ आप बता सकते हैं। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर कोई पॉइंट उसका नहीं छूटना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होगा और फिगर वाला क्वेश्चन है, इसलिए मार्क्स भी आपको फुल मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आप बनाते हैं और पूछता है तो। क्लियर है। उसके बाद एक है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कंजुगेशन भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक टाइप है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको आपको पढ़ना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन भी रह सकते हैं और दोनों में से एक, ये फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन दोनों रहे या इस दोनों में से एक रहे, लेकिन एक अवश्य ही रहेंगे आपको। तो इसीलिए आप बहुत क्लैरिटी के साथ इस दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है दो क्वेश्चन मैंने आपको अलगी से दिया है, एक लाइफ साइकिल ऑफ काड़ा, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, और एक लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन हमने आपको दिया है और हम आपसे आशा करते हैं कि इस 6 क्वेश्चन को आप शुरू से जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। तीसरे के बाद चौथा जो देखना है आपको, ये इसको देखिए, कंजुगेशन को, ठीक है। तो कंजुगेशन को देखेंगे तो दैट्स ओके। तो उसके बाद आप बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देखिए 5वां में, और इसके बाद ये दोनों, या दोनों जिनका पढ़ा हुआ है दैट्स गुड, वो पढ़े हुए हैं तो उनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस एक ही जैसा है। हाँ, इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी दिया है आपको कि 3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाए, हमने प्रोबेबिलिटी दिया है। सर्टेनिटी तभी पता चलेगा जब वो आपके पास आएगा। हाँ, आपको ये ज़रूर बताना है एग्जामिनेशन के बाद कि सर इसमें से आपका गेस किया हुआ में से कितना % मिला, क्योंकि ये हमारे इन फ्यूचर के बच्चे के लिए या हमारे गेस करने के तरीके पे मतलब एक सुधार ला सकता है, या कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो आप जरूर कमेंट में बताएंगे हमको कि आपका गेस क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। दैट्स ओके। ओके, तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसके बेसिस पे इसको आप रेडी करेंगे। क्लियर है। चलिए, और इतना देखे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं ले जाना है आपको, मोबाइल भी नहीं जाना है, एक सिंपल सा घड़ी ले के जा सकते हैं, चोरी नहीं करना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, अपने टाइम का यूज़ करना है। और ये जो मेथड है मैं क्लियर बता दूं, ये आपके मतलब ये ऑनर्स वाले एग्ज़ाम में तो ठीक है, आप किसी तरह गेस कर लिए, मिल गया निकल गया, इससे कंपटीशन आपका डैमेज होगा। कंपटीशन के लिए आपको थ्रू आउट बुक पढ़ना चाहिए, नहीं वही एक तरीका है। और अच्छे से बुक पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तभी आप कोई जैसे CUET का PG लेवल पे इंट्रेंस होता है, उस सब इस गेस क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अच्छे से बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत अभी अगर डाल लेते हैं तो 3 साल के बाद जो आपका CUET का PG लेवल का एग्ज़ाम आप बैठेंगे तो आपको ईजी वे में निकल जाएगा। नहीं, आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा तो आप मुझे बताइए कि सर कहाँ से पढ़ें, क्या करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को अगर आप लाइक सब्सक्राइब करके रखते हैं, खास करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब मटेरियल नहीं होता, क्योंकि 11-12 से लेके PG PhD तक का मटेरियल होता है, तो आपके लाइक सब नहीं होता, जो आपके लाइक है उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं, कि हाँ पढ़ाई से इंटरेस्टेड है, उनको कुछ करना है, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। Best of luck for your examination.